हेलो फ्रेंड्स, यूनी एग्जाम आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज में आज हम लेकर आए हैं 2018 के हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के सवाल। आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये जो पहला सवाल है ये आपको याद होगा तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले डिस्कस कर रहे थे तो हमने एक जगह ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक भी डिस्कस किया था। उन्हीं में से एक त्यागराज को जब हमने डिस्कस किया था, उनका टाइम पीरियड भी डिस्कस किया था। ये सवाल त्यागराजा और एक और बहुत ही फेमस कर्नाटिक म्यूजिक के एक बहुत ही फेमस व्यक्ति अन्नामाचार्य के ऊपर है। इस सवाल को करने के पहले मैं चाहूंगा हम वापिस एक बार रिवाइज करें इन डिटेल द ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, जो हमने बताया था त्यागराजा, श्यामा शास्त्री और मुथुस्वामी दीक्षितार। तो एक बार डिटेल में उनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, जो ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटक म्यूजिक है, यह है ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटक म्यूजिक। अगर आपको याद हो तो मैंने तब बताया था कि इनका टाइम पीरियड है मिड ऑफ 18th सेंचुरी से मिड ऑफ 19th सेंचुरी। तो तीन जो हैं ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटक म्यूजिक में, त्यागराजा, श्यामा शास्त्री, मुथुस्वामी दीक्षितार, ये इनका डेट बर्थ और डेथ का टाइम पीरियड है। देख सकते हैं 18 से 19 सेंचुरी है इन सब का, और ये आसपास कंटेम्प्री हैं सब। इसमें सबसे पहले सबसे ओल्डेस्ट है श्यामा शास्त्री, उसके बाद है त्यागराजा और उसके बाद है मुथुस्वामी दीक्षितार, जो आप यहां से देख सकते हैं। दोस्तों, त्यागराजा सबसे प्रोलिफिक हैं इन तीनों में। इन ऑल ऑफ दीज थ्री, त्यागराजा इज द मोस्ट प्रोलिफिक म्यूजिशियन अमोंग दीज थ्री। इसके बाद त्यागराजा और श्यामा शास्त्री प्रीडोमिनेंटली दे कंपोज्ड इन तेलुगु लैंग्वेज। इनका ज्यादातर मैक्सिमम काम तेलुगु लैंग्वेज में है। दे प्रीडोमिनेंटली वर्क इन तेलुगु लैंग्वेज, वेरस मुथुस्वामी दीक्षितार प्रीडोमिनेंटली वर्कड इन संस्कृत लैंग्वेज। तो ये एक डिफरेंस है, फ्यूचर के लिए आपको याद रखना है। आगे त्यागराजा ने मोस्टली अपने डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे हैं। जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं वो मोस्टली इन्होंने लिखे हैं रामा, लॉर्ड रामा के बारे में। वहीं श्यामा शास्त्री ने अपने जो मोस्टली डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे हैं वो लिखे हैं कामाक्षी एक गोडेस है उनके बारे में। जबकि मुथुस्वामी दीक्षितार का ज्यादातर काम जो है वो टेक्निकल, जो जितने डिफरेंट रागा हैं, डिफरेंट ताला हैं, उन सब में इनका ज्यादातर काम टेक्निकल है। और इन्होंने भी हालांकि डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे हैं पर कोई एक पर्टिकुलर डेटी को फोकस करके नहीं लिखे हैं। ये इनका ज्यादातर काम टेक्निकल साइड में हुआ है। हर ताल और हर राग में इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू इनका वर्क है वो इस तरह से इन्होंने करा है कि उसे एज ए एग्जाम्पल यूज किया जा सके हर ताला और रागा के संदर्भ में, उनके सब्जेक्ट में। ये इनके बारे में, ये क्योंकि हमने देखा पहले भी पूछा जा चुका है तो मुझे लगा कि कुछ डिटेल में हम देखेंगे तो टाइम पीरियड के हिसाब से प्राइमरी वर्क कौन सी लैंग्वेज में है और कौन कौन सी डेटी का है, तो फ्यूचर में भी हमें फायदा हो सकता है क्विक रिवीजन में। ये जो सवाल है इसमें एक इंफॉर्मेशन और थी, अन्नामाचार्य। तो अन्नामाचार्य का टाइम पीरियड देखते हैं। इनका टाइम पीरियड है 15th सेंचुरी, 1408 से 1503। दोस्तों, ये भी कर्नाटक म्यूजिक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं और इनको टाइटल दिया जाता है आंध्रा पदा कविता पितामह। पितामह ग्रैंडफादर को कहते हैं, पदा कविता पितामह। और इन्होंने अपने जो डिवोशनल सॉन्ग लिखे हैं मेनली लिखे हैं वेंकटेश्वर, लॉर्ड वेंकटेश्वर के प्रेज में इन्होंने अपने मेनली डिवोशनल सॉन्ग लिखे हैं। और इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में प्रीडोमिनेंटली काम किया है, जो इनके नाम से, इनके टाइटल से दिखता है आंध्रा, मतलब इन्होंने भी मोस्टली तेलुगु लैंग्वेज में अपना काम किया है। अब हम अपने सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला ऑप्शन, मोस्ट ऑफ द त्यागराजा कृतिस आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हमने देखा कि प्राइमरीली त्यागराजा के जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं उन्होंने कौन से गॉड के प्रेज में लिखे हैं, हमने बात करी थी रामा के। तो ये दोस्तों पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और जो हमने बात करी थी श्यामा शास्त्री हैं, उन्होंने मोस्टली कामाक्षी गॉडेस के प्रेज में लिखी हैं। और जो अन्नामाचार्य है उन्होंने लिखा है लॉर्ड वेंकटेश्वर के प्रेज में। सेकंड ऑप्शन, त्यागराजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास। ये रागास है दोस्तों, ये ऑप्शन सही है। जो ये चारों हमने फिगर्स डिस्कस किए थे,
जिनमें से 3 ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटक म्यूजिक थी और एक अन्नामाचार्य है। ये चारों लोगों ने ही कुछ कुछ न्यू रागास डेवलप किए हैं। अन्नामाचार्य एंड त्यागराजा आर कंटेम्परीज, बिल्कुल नहीं। हमने इनका टाइम पीरियड देखा 15th सेंचुरी और इनका टाइम पीरियड हमने देखा 18th to 19th सेंचुरी, तो ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन, अन्नामाचार्य कीर्तन्स आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर, ये हमने देखा था दोस्तों। तो अब ये जानकारी के बाद ये सवाल बहुत इजी हो गया, 2 and 4 इज करेक्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं इजी नहीं कहूंगा क्योंकि जनरली हम ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटक म्यूजिक ही पढ़ते हैं, अन्नामाचार्य को डिटेल में जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं। इस तरह का सवाल अगर आएगा तो हमें वहां पे एलिमिनेशन टेक्निक देखनी पड़ेगी, पर जो मोस्टली जो चीज सब पढ़ते हैं जैसे ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटक म्यूजिक, ये आपको आना ही चाहिए। अब दोस्तों अगर आपने ये पढ़ा हो तो इससे आप त्यागराजा का तो आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल को देख के घबराना नहीं है, देयर आर n नंबर ऑफ फिगर्स, हमें सिर्फ प्रोमिनेंट फिगर्स को ही पढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। दोस्तों एक तरफ क्राफ्ट दे रखी है और एक टेबल में हेरिटेज स्टेट का नाम दे रखा है और पूछा है विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। इसमें हमको करेक्ट मैचिंग देखनी है, करेक्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुथुकुली शोल्स। दोस्तों पुथुकुली शोल्स जो हैं ये तोड़ा एक ट्राइब का नाम है। तोड़ा एक ट्राइब है जो कि नीलगिरी में रहती हैं, ट्रेडिशनली नीलगिरी में रहती हैं और एक पेस्टोरल ट्राइब है। पेस्टोरल ट्राइब का मतलब है इनकी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है केटल को पालना, शिप को पालना। तो पेस्टोरल है मतलब खेती, यानी एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन नहीं है, ये एनिमल्स को रियर करते हैं, ये इनका मेन ऑक्यूपेशन है। तो ये टोडा ट्राइब है और ये एक्सक्लूसिवली बनाया जाता है, एक्सक्लूसिवली बाय फीमेल्स ऑफ दिस ट्राइब, बाय फीमेल मेंबर ऑफ दिस ट्राइब। टोडा ट्राइब है दोस्तों और नीलगिरी में है यानी कि तमिलनाडु में, और पेस्टोरल ये ट्राइब है। तो ये ऑप्शन सही है। सुजनी एम्ब्रॉयडरी। दोस्तों सुजनी एम्ब्रॉयडरी एक जीआई टैग इनको मिला हुआ है और यह है बिहार की, ये बिहार की है और इनको जीआई टैग मिला हुआ है। ये ऑप्शन दोस्तों महाराष्ट्र गलत है। और उपड़ा जमदानी साड़ीज, इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग का मतलब है दोस्तों ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिला हुआ है। जिस क्राफ्ट को, जिस कोई स्किल को जीआई इंडिकेटर मिला है या किसी फूड को जीआई इंडिकेटर मिला हुआ है, किसी खास किस्म के फ्रूट को मिला हुआ है, तो हमें वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। और अगर वो मान लीजिए खासकर करंट में है, करंट की न्यूज में है, तो उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। हमें ये भी देखना है। साथ में आप ये भी देखिएगा कि जीआई टैग कौन सी मिनिस्ट्री देती है, साथ ही कौन से लॉ के अंडर ये दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो हाँ, ये है आंध्रा। दोस्तों ये जो साड़ीज हैं ये फेमस हैं अपने लाइट वेट के लिए, ये अपने लाइट वेट के लिए फेमस है। आंध्रा की हैं, जीआई टैग मिला हुआ है, ये बिहार की हैं। तो दोस्तों ये दोनों गलत हैं, तो ओनली वन इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू। दोस्तों आप में से शायद कई लोगों को पता होगा जो स्थानकवासी हैं वो एक जैना सेक्ट, जैना में जो श्वेतांबर और दिगंबर दो मेन सेक्ट हैं, उसमें जो श्वेतांबर सेक्ट है उनके मंदिर को स्थानक कहते हैं। दोस्तों मैं जब छोटा था तो मैं एक जैन ट्रस्ट के स्कूल में पढ़ता था, उनके स्कूल में ही एक स्थानक भी अटैच था। स्थानक उनके मंदिरों को कहा जाता है जिसमें मूर्ति नहीं होती। दे डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप। स्थानक इज टेम्पल ऑफ श्वेतांबर। श्वेतांबर में जो स्थानकवासी होते हैं
ये स्थानक आइडल लेस होता है, इसमें कोई मूर्ति नहीं होती है। ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं। इनके हिसाब से निर्वाण पाने के लिए आइडल की वर्शिप जरूरी नहीं है, आइडल वर्शिप के ही अगेंस्ट है। तो दोस्तों ये वैसे तो सिंपल सवाल है, अगर आपने श्वेतांबर दिगंबर पढ़ा हो या अपना ऑब्जर्वेशन भी देखा हो तो जो जैनिस के श्वेतांबर्स के एक सेट के मंदिर होते हैं उनको स्थानक कहा जाता है और इनमें आइडल्स नहीं होती हैं। अगर फ्यूचर में कभी आए तो स्थानकवासी आइडल वर्शिप नहीं करते हैं और ये श्वेतांबर सेक्ट का एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कल्चर दोस्तों इस सवाल में पहले मैं चलो पहले डिस्कस करते हैं फिर इसकी थोड़ा देखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन पहले देखते हैं। रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल्स वर यूज्ड इन मेकिंग बड़ा इमाम बाड़ा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। दोस्तों ये जो लखनऊ के नवाब थे, ये उनके टाइम पीरियड में ये दोनों बिल्डिंग्स बनी थी, बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा। 1784 में लखनऊ के नवाब थे असद उद्दौला। ये दोनों आइकॉनिक बिल्डिंग्स इनके टाइम पीरियड में, जो लखनऊ के नवाब थे असफउद्दौला, 1784 में दोनों बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। उस टाइम पे ऐसा माना जाता है कि एक बहुत ही सीवियर फेमिन कंडीशन हो गई जिससे कि लोगों के पास काम और खाने की कमी हो गई। टू हेल्प देयर पीपल, टू हेल्प देयर द पॉपुलेशन ऑफ अवध रीजन, ये कंस्ट्रक्शन काम चालू किया गया ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जिस तरह से मॉडर्न टाइम पे नरेगा स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम है रूरल एरियाज में, उसी तरह से उस टाइम पे फेमिन जब बहुत ज्यादा सिचुएशन थी तो ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू की गई टू गिव द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लखनऊ अवध। अब इसमें लिखा हुआ है रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल, तो दोस्तों ये गलत है क्योंकि ये दोनों बिल्डिंग बनी हुई ब्रिक से, ब्रिक और लाइम से ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इनमें कहीं भी मार्बल और रेड सैंडस्टोन, मार्बल का यूज कहीं भी नहीं है, ना कि रेड सैंडस्टोन का। ये ब्रिक की बिल्डिंग्स हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। अब पहला ऑप्शन जिसको लेके थोड़ा विवाद है, इसमें ये कह रहा है व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड खानकाहा एट फतेहपुर सीकरी। तो दोस्तों सबसे पहले बुलंद दरवाजा देखते हैं। फतेहपुर सीकरी, ये बुलंद दरवाजा और खानका दोनों फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी वाज ए कैपिटल ऑफ अकबर, बिल्ट बाय अकबर। ठीक है, अकबर यहाँ 1571 से 1585 तक रहे, सिर्फ 14 ईयर रहे। देन ही लेफ्ट दिस कैपिटल, क्योंकि पंजाब में फिर कुछ टाइम, कुछ ईयर्स तक अकबर रहे क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, सिक्योरिटी रीजन से वो मूव कर गए टू हैव ए बेटर आई ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो सिर्फ इतने साल रहे और फाइनली 1610 में इस सिटी को अबेंडन कर दिया गया और कैपिटल जो रॉयल कैपिटल है वो वापस आगरा मूव करा गया। तो बुलंद दरवाजा का कंस्ट्रक्शन किया गया था जब गुजरात में 1573 गुजरात वाज कंकर्ड बाय द मुगल्स। टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री द कंस्ट्रक्शन ऑफ बुलंद दरवाजा वाज स्टार्टेड। बुलंद दरवाजा और खानकाहट फतेहपुर सीकरी एक्चुअली शेख सलीम चिश्ती, एक बहुत ही फेमस चिश्ती सेंट थे जो वहां रहा करते थे। फतेहपुर सीकरी एक पहले विलेज था, वहां पे उन्होंने ब्लेस करा किसको, अकबर को। तो जब अकबर के बेटा हुआ जिसको बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया, उनका नाम भी इन्हीं के ऑनर में अकबर ने रखा, सलीम। तो और इसी जगह पर यहाँ पे फतेहपुर सीकरी का कंस्ट्रक्शन हुआ। 1569 इज द ईयर व्हेन जहांगीर वाज बोर्न। आफ्टर 2 years 1571 यहाँ पे काम चालू किया गया। अब बुलंद दरवाजा अगर आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो बुलंद दरवाजा में व्हाइट मार्बल का यूज कुछ लेवल में किया गया है, थोड़ी सी मात्रा मतलब सम अमाउंट में किया गया है। और खानका, अब देखिए फतेहपुर सीकरी में जो सलीम चिश्ती है उनकी दरगाह है जो कि प्योर व्हाइट मार्बल से बनी हुई है। खानका इज ए स्पेस अटैच्ड विद सच दरगाहs ऑफ सूफी सेंट्स। खानका वो जगह है जहां वो रहते हैं, बात करते हैं। तो खानका में भी, हालांकि इसका ज्यादा बुक में आपको डिटेल नहीं मिलेगा, पर
फतेहपुर सीकरी में जो उनकी चिश्ती की दरगाह है वो तो व्हाइट मार्बल से बनी है, और बुलंद दरवाजा में भी व्हाइट मार्बल यूज हुआ है। इसलिए उस समय जब ये पेपर हुआ था तो सबने कहा कि 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। बट यूपीएससी के आंसर शीट में, आंसर की में आंसर है डी, नाइदर 1 नॉट 2। तो फतेहपुर सीकरी में जो टॉम है, जो उनकी श्राइन है, वो तो व्हाइट मार्बल से है, पर खानकाह का जिक्र आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, और बुलंद दरवाजा व्हाइट मार्बल में उसका यूज हुआ है। तो ये थोड़ा सा इस सवाल में यूपीएससी ने इसका आंसर डी दिया है, उस समय सबने इसका आंसर 1 दिया था। तो खानकाह हो सकता है खानकाह में व्हाइट मार्बल का यूज ना हुआ हो, इसलिए ये ऑप्शन गलत यूपीएससी ने दिया हो। पर हम चलिए, हमारा ये मतलब नहीं है कि गलत क्या है सही क्या है, हम इससे क्या सीख सकते हैं वो मेन है। और ये डाउटफुल था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में ये भी बता दिया कि यूपीएससी ने क्या आंसर दिया है। कोच जो यहाँ उस समय जब पेपर हुआ था तो सब लोगों ने क्या आंसर सोचा था, और खानकाह क्या होती है, और इसके लेके थोड़ा डिबेट क्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फ्यूचर बुद्धा। जब ये सवाल 2018 में आया था तो कई लोगों का गलत हुआ था, मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ था, और कई लोगों ने इसको छोड़ा भी था, क्योंकि जनरली जब हम बुद्धिज्म पढ़ते हैं तो फ्यूचर बुद्धा कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते हैं जनरली, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे तो आप क्या क्या पढ़ेंगे। फिर भी हम इसको देख लेते हैं। अब लोग देखिए, हमने बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, जब हम पढ़ रहे थे हीनयाना महायाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो उसी सीरीज में अवलोकितेश्वरा भी एक बोधिसत्व है। पर यह है द कंपेशनेट बुद्धा, इनको कहा जाता है कंपेशनेट बुद्धा। जितने भी बुद्धा हैं उनका कंपेशनेट ये रिफ्लेक्ट करते हैं। ही इज द एम्बोडीमेंट ऑफ कंपेशन, कंपेशनेट बुद्धा। और इनके कई अलग अलग तरह के माना गया है कि इनके बहुत सारे अवतार हैं, रीइंकारनेशन है, और इन्हीं का एक टाइप माना गया है पदम पानी। पदम पानी यानी कि द वन बोधिसत्व हु हैज लोटस इन हिज हैंड। पद्म मतलब लोटस। तो अवलोकितेश्वर का एक इनकारनेशन है पदम पानी, एक रूप है पदम पानी, जिसमें कि लोटस होता है एक हाथ में। दोस्तों, हम जब एक सवाल आया था ना कि आई थिंक 2017 या 16 में था कि पदम पानी, बोधिसत्व पदम पानी की फेमस पेंटिंग कौन सी जगह पर है, जिसका आंसर अजंता केव था। तो अगर आप बोधिसत्व पदम पानी की उस अजंता पेंटिंग को भी देखेंगे तो इनके एक हाथ में आपको लोटस दिखेगा। तो ये अवलोकितेश्वर का पदम पानी का रिलेशन है। लोकेश्वरा भी एक बोधिसत्व का टाइप है, और जो फ्यूचर बुद्धा जिसको माना जाता है वो है मैत्रेयी। ऐसा माना जाता है जो फ्यूचर बुद्धा आएंगे उनका नाम मैत्रेयी होगा। तो दोस्तों, एक तरह से ये फैक्चुअल सवाल है, कई लोगों ने उस साल नहीं करा था क्योंकि इतना डिटेल में जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं, पर ये अब आया था तो हमने डिस्कस किया, और इसके पदम पानी और अवलोकितेश्वर का रिलेशन हमने देखा। क्वेश्चन 6, द वेल नोन पेंटिंग बनी ठनी। देखो दोस्तों, जब आप मुगल एरा पढ़ते हैं तो उसमें आर्ट एंड कल्चर में पेंटिंग्स भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है। जैसे कि अकबर के टाइम में पेंटिंग किस तरह की थी, जहांगीर के टाइम पे पेंटिंग्स किस तरह की थी, मैन्यूस्क्रिप्ट में कहाँ पे जोड़ था, पोर्ट्रेट पेंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, एनिमल और थीम्स क्या थी, बुक इलिस्ट्रेशन कहाँ पे किसके टाइम पे ज़्यादा हुए। तो बनी ठनी जब इसी तरह से डेवलपमेंट होते होते मुगल पेंटिंग का, जब औरंगजेब के टाइम पे मुगल पेंटिंग पहुंची तो औरंगजेब ने मुगल पेंटिंग का जो डिपार्टमेंट है उसको बंद करवा दिया था। तो इस कारण जो ये इतने सारे पेंटर्स थे जिनको काम मिला हुआ था रॉयल कोर्ट में, वो अलग अलग जगह वो पेट्रोनेज के लिए चले गए। इसी ड्यूरेशन में, इसी कारण से राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग और पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग का बहुत ही डेवलपमेंट हुआ सेकेंड हाफ ऑफ 17th सेंचुरी एंड द 18th सेंचुरी। तो बनी ठनी इसी परंपरा में जब ये डेवलपमेंट जो हो रहा था राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग और पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, तो इस डेवलपमेंट में बनी ठनी इज ए फेमस पेंटिंग। देखिए, बूंदी, जयपुर, कांगड़ा इज टाइप ऑफ पहाड़ी पेंटिंग, पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, और बूंदी, जयपुर, किशनगढ़ ये तीनों राजस्थान में है। राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो हम बात कर रहे थे उसमें राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो हमने कहा था डेवलप हुई, ये तीनों उसके टाइप हैं। और ये मारवाड़ स्कूल के अंडर आता है, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये जयपुर के पास है। और ये बनी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ स्कूल की ही है। बनी ठनी वॉज ए
पोएट एंड मिस्ट्रेस ऑफ राजा सामंत सिंह। दोस्तों राजा सामंत सिंह मिड 18 सेंचुरी के मिडिल में किशनगढ़ के राजा थे। ये बनी ठनी एक पोएट और मिस्ट्रेस थी जिनसे बाद में इन्होंने शादी भी करी। बाद में ये क्वीन बन गई। तो बनी ठनी इज वेरी फेमस पेंटिंग ऑफ किशनगढ़ स्कूल। और इनको किसने बनाया था इस पेंटिंग को? निहाल चंद। दोस्तों निहाल चंद ने ये पेंटिंग बनाई थी। निहाल चंद वॉज ए वेरी फेमस पेंटर ऑफ किशनगढ़ स्टाइल ऑफ स्कूल। इसमें दोस्तों एक और बात जो याद रखने की है कि जो ये पेंटिंग्स निहाल चंद ने बनाई और जो सामंत सिंह और बनी ठनी जो पोएट हैं, जो इनकी बाद में वेडिंग हुई, जो इनकी क्वीन बनी, इनकी पेंटिंग्स जब भी बनाई गई, सामंत सिंह एज वेल एज बनी ठनी वॉज ए ग्रेट डिवोशन, बहुत ज्यादा डिवोशन रखते थे कृष्णा भक्ति में। वो एक कृष्णा को लेके बाद में वो चले भी गए थे मथुरा वृंदावन में रहने, तो कृष्णा के प्रति उनका डिवोशन बहुत ज्यादा था। तो निहाल चंद वाज इंस्ट्रक्टेड बाय द किंग टू डिपिक्ट बनी ठनी एंड किंग एज कृष्णा एंड राधा इन द पेंटिंग्स। तो उस टाइम की जो पेंटिंग्स हैं उसमें बनी ठनी और सामंत सिंह को कृष्णा और राधा के रूप में भी डिपिक्ट किया गया है, अगर फ्यूचर में कोई ऐसा सवाल आए तो। और बनी ठनी के पेंटर है निहाल चंद। टाइम पीरियड है इन सबका, ये बात हो रही है मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। तो ये इसका आंसर है डी। और मैंने बताया कि डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ मुगल स्कूल से। मुगल पेंटर्स जब पेट्रोनेज के लिए गए तो राजपूत स्टाइल ऑफ स्कूल और पहाड़ी स्टाइल ऑफ स्कूल सेकेंड हाफ ऑफ 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में डेवलपमेंट हुआ। देखिए ये भी पेयर्स हमको बनाने हैं ट्रेडिशन और स्टेट का। तो चापचर कूट फेस्टिवल एक्चुअली एक स्प्रिंग फेस्टिवल है। स्प्रिंग फेस्टिवल है। झूम कल्टीवेशन फॉलो किया जाता है इंडिया में कई ट्राइब्स के द्वारा। झूम कल्टीवेशन में फॉरेस्ट जगहों को जला दिया जाता है टू प्रिपेयर ग्राउंड फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो झूम कल्टीवेशन और स्प्रिंग फेस्टिवल होता है। झूम कल्टीवेशन के लिए जब ये एक्टिविटी की जाती है तो स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया जाता है। उस फेस्टिवल का नाम है चापचर कूट फेस्टिवल। चापचर कूट फेस्टिवल और मिजोरम में होता है, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों जो थंगथा डांस फॉर्म है ये एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। मार्शल आर्ट फॉर्म है और मणिपुर की है। मार्शल आर्ट फॉर्म है, मणिपुर की है और इसको मेटी ट्राइब ये इसको प्रैक्टिस करता है। मार्शल आर्ट फॉर्म है थंगता और ये सिक्किम की नहीं है, ये मणिपुर की है। ये जो बलाड है ये मणिपुर का है, ये बिल्कुल ठीक है। डांस का एक फॉर्म है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका 1 और 2 ये ऑप्शन है। फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। हालांकि ये इसमें जनरली थंगता डांस फॉर्म सबको पता होता है, बाकी 2 हो सकता है कि डिफिकल्ट है, लोगों को पता ना हो, पर हमने इस सवाल से चलो 3 नॉलेज और ली। तो ये ध्यान रखना है कि झूम स्प्रिंग फेस्टिवल है और झूम कल्टीवेशन से रिलेटेड है, मिजोरम का है। और ये जो होंगजोम परबा बेलेड है ये मणिपुर का है। और थंगथा डांस फॉर्म एक मार्शल आर्ट है जो मेतेई ट्राइब करती है और ये मणिपुर से रिलेटेड है। Which one of the following foreign travelers elaborately discussed about diamonds and diamond mines of India? दोस्तों ये जो चारों ऑप्शन है, ये all 4 options, they all were French और ये टाइम पीरियड इन सबका 17th सेंचुरी है। 17th सेंचुरी है। ये एक फिजिशियन थे। ये एक जेम मर्चेंट थे। ये एक नेचुरल साइंटिस्ट थे। और इन्होंने बॉटनी में भी काफी काम किया है। और ये एक ट्रेवलर थे, एक्सप्लोरर थे। दोस्तों ये सब फ्रेंच हैं।
ये बर्नियर 1658 में इंडिया आए थे और 1670 तक ये 12 साल 12 years ही रिमेन इन इंडिया। अर्लियर बिकॉज ये फिजिशियन थे, ड्यूरिंग द अर्ली फेज ही वॉज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ प्रिंस दारा शिको, द मुगल प्रिंस, द एल्डेस्ट मुगल प्रिंस दारा शिको। आफ्टर द डिफीट ऑफ दारा ही एंटर्ड द औरंगजेब कोर्ट, और औरंगजेब के एक लीडिंग नोबल के साथ ये अटैच हो गए और ये इस समय औरंगजेब के कोर्ट में रहे, और इन्होंने एक बुक भी लिखी है जो इन्होंने टाइम मुगल कोर्ट में बिताया उसको लेके। ये जो टेवरनियर थे ये एक जेम मर्चेंट थे, ये बहुत ही फेमस जेम मर्चेंट है अपने टाइम के। इन्होंने इंडिया से कई जेम उस टाइम इन्होंने लिखा भी है डीपली एक्सटेंसिवली इंडियन जेम्स के बारे में, मुगल जेम्स के बारे में। मुगल कोर्ट में भी इन्होंने जाके जेम्स देखे थे विद द परमिशन ऑफ औरंगजेब। ये इन्होंने जो माइंस हैं गोलकोंडा की, वहां से एक बहुत ही फेमस ब्लू डायमंड जिसको कि बाद में इन्होंने सेल कर दिया था फ्रेंच नोबिलिटी को, फ्रेंच जो रॉयल फैमिली है उसको। ये बहुत ही फेमस जेम मर्चेंट है अपने टाइम के। और बाकी दो ये बोटनी और नेचुरल साइंटिस्ट हैं, और ये एक्सप्लोरर हैं। दोस्तों ये सवाल जब आया था तो मैं कहूँगा थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका आंसर है टेवरनियर, जिन्होंने एलोबरेटली डायमंड्स और डायमंड माइंस इंडिया के बारे में लिखा है, क्योंकि ये जेम मर्चेंट थे। क्योंकि जनरल ये डिफिकल्ट मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जनरल पब्लिक इसके बारे में, जनरल जो प्रिपरेशन करते हैं इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। पर इसका मतलब जो ट्रेवलर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में इंडिया में आए, उनका अकाउंट और उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने क्या अकाउंट उस टाइम का डिपिक्ट किया है, उनका खुद का प्रोफेशन क्या है, किस टाइम पीरियड में आए, ये भी हमें ध्यान देने की बात है, क्योंकि फ्यूचर में क्वेश्चन इससे आ सकता है। दोस्तों थोड़े साल पहले एक बहुत ही फेमस बुक आई थी, जब ये क्वेश्चन आया था उसी के आसपास एक बुक आई थी, फेमस बुक आई थी कोहिनूर, जिसमें कोहिनूर डायमंड की हिस्ट्री को ट्रेस किया गया था। बुक लिखी थी विलियम डेलिम्पर, जो एक बहुत ही फेमस राइटर है विलियम डेलिम्पर, उन्होंने बुक लिखी थी। उसी टाइम पीरियड उसी ईयर में ये सवाल आया था, तो हो सकता है सवाल वहां से इस कारण आया हो, बिकॉज दैट बुक वॉज इन द न्यूज। बट फिर भी हमें देखना है कि इस तरह के ट्रेवलर्स के बारे में हमें जानकारी रखनी है। बुक का नाम है कोहिनूर, लिखा है विलियम डेलिम्पर ने लिखा है, और बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है वो, स्कॉटिश ओरिजिन के। रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच, इनका पूरा नाम था चार्ल्स वुड। ये बात हो रही है 1854 की, जब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। और चार्ल्स वुड खुद क्या थे? चार्ल्स वुड थे प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके प्रेसिडेंट थे। दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्यों बना था और कब बना था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था 1784 में। जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें प्रोविजन था कि एक नई बॉडी बनेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से थी, उन्होंने बोला कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनेगी जो एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या हो रहा है उस पर ध्यान रखेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के उस टाइम के प्रेसिडेंट थे 1854 में चार्ल्स वुड। ये जो वुड्स डिस्पैच है इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो दोस्तों, हमें पता है 1835 में मैकोले का मिनट आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह से इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट किया जाएगा। 1835 में आया था उन्होंने, पर उसमें मास एजुकेशन की बात नहीं करी थी। उन्होंने कहा था ओनली अ सर्टेन सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन will be taught in English language and Western education। ताकि उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया फिल्ट्रेशन कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा फिल्ट्रेशन थ्योरी दी कि जो है स्मॉल नंबर ऑफ इंडियंस वी विल ट्रेन, दीज इंडियंस विल देमसेल्फ टेक द टास्क ऑफ एजुकेटिंग एंड ट्रांसफरिंग दिस नॉलेज टू द मासेस। उन्होंने ऐसा बोला। वुड्स डिस्पैच ने कहा, रिजेक्ट कर दिया, वुड्स डिस्पैच रिजेक्टेड फिल्ट्रेशन थ्योरी। उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से काम नहीं चलेगा, फिल्ट्रेशन थ्योरी नहीं, वी विल नॉट
only teach, we will not only taught a small number of population but we will take a bigger step. तो वुड्स डिस्पेच ने क्या क्या कहा? वुड्स डिस्पेच ने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कहा कि फर्स्ट गवर्नमेंट विल सेट अप एजुकेशन डिपार्टमेंट इन एवरी ब्रिटिश प्रोविंस. जितने भी ब्रिटिश प्रोविंस हैं गवर्नमेंट विल सेट अप एजुकेशन डिपार्टमेंट. दूसरा उन्होंने कहा गवर्नमेंट विल ट्राई टू ओपन एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया. जितने भी ब्रिटिश इंडिया के डिस्ट्रिक्ट हैं हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए. और पहली बात उन्होंने क्या कही कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हर प्रोविंस में सेटअप होगा. उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 लेवल है, प्राइमरी, हाई स्कूल और तीसरा है कॉलेज. उन्होंने कहा, इस वुड्स डिस्पेच ने कहा कि जो प्राइमरी स्कूल है इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी वर्नाकुलर. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. हाई स्कूल में उन्होंने कहा एंग्लो वर्नाकुलर और कॉलेजेस में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इंग्लिश. ये वुड्स डिस्पेच ने कहा. उसके बाद वुड्स डिस्पेच ने कहा कि जितने भी प्रेसिडेंसी सिटीज हैं उन सब में यूनिवर्सिटीज होंगी. यूनिवर्सिटीज विल बी ओपन्ड इन द बिग सिटीज लाइक प्रेसिडेंसी सिटीज. प्रेसिडेंसी जहां पर है जैसे कि कैलकाटा, मद्रास, बंबई, इन द ऑन द लाइंस ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी. इस तरह से यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी. उन्होंने कहा अफिलिएटेड कॉलेज खोले जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में. वो किससे अफिलिएटेड होंगे? जो यूनिवर्सिटीज बड़ी सिटीज में खोली जा रही हैं उनसे अफिलिएटेड कॉलेज होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में. साथ ही इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन दी जाएगी एजुकेशन विल बी सेक्युलर इन नेचर. साथ में इन्होंने कहा कि टीचर ट्रेनिंग पे भी काम किया जाएगा. टीचर ट्रेनिंग विल बी गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस एंड टीचर्स विल बी ट्रेन्ड. साथ में इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट एंटरप्राइज हो रहे हैं एजुकेशन के सेक्टर में, प्राइवेट लोग जो इनिशिएटिव ले रहे हैं दे विल बी गिवन ग्रांट्स इन एड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट एजुकेशन. तो हाँ, और साथ में कहा गया कि फीमेल एजुकेशन विल बी प्रमोटेड. फीमेल एजुकेशन विल बी गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस एंड गवर्नमेंट विल ट्राई टू प्रमोट फीमेल एजुकेशन. ये सब भी कहा गया मोटा मोटा. तो अब हम ऑप्शन देखते हैं. ये हमने वुड्स डिस्पेच पढ़ा. दोस्तों वुड्स डिस्पेच बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया 1854. तो हमने ये भी देखा वुड्स कौन थे, उनका पूरा नाम क्या था, टाइम पीरियड क्या था, उनकी पोजीशन क्या थी. हमने देखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना था और उसके बाद इनकी हमने मेजर रिकमेंडेशन वुड्स डिस्पेच की देखी. तो पहला ऑप्शन है ग्रांट्स इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड. मैंने बताया था ग्रांट्स इन एड देना है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड. ये भी मैंने बताया था यूनिवर्सिटीज कहाँ होंगी? जो बड़ी सिटीज हैं, प्रेसिडेंसी सिटीज हैं वहां पर. थर्ड ऑप्शन इंग्लिश वाज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल. क्या लिखा है दोस्तों? एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड. नहीं, हर लेवल पे इंग्लिश नहीं होगा. प्राइमरी पे क्या था? वर्नाकुलर. हाई स्कूल था एंग्लो वर्नाकुलर और कॉलेज में जाके इंग्लिश मीडियम था. ओनली कॉलेज लेवल में टोटल इंग्लिश मीडियम था. तो ये ऑप्शन दोस्तों गलत हो गया. 1 और 2 सही है तो ए सही हो गया. चलिए, इस सवाल का फायदा ये हुआ कि हमने वुड्स डिस्पेच को डिटेल में डिस्कस कर लिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. 10th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लिएस्ट. सिंपल क्रोनोलॉजी का सवाल है. स्वामी दयानंद एस्टेब्लिश आर्य समाज 1875 दोस्तों. दीनबंधु मित्रा रोड नील दर्पण 1858-59. कुछ याद आ रहा है इस टाइम क्या हुआ था? इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, इंडिगो रिवेलियन हुआ था. दीनबंधु मित्रा ने इसी के ऊपर नील दर्पण भी लिखी थी इसी टाइम पीरियड. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोड आनंद मठ 1882. सत्येंद्र नाथ टैगोर became the first Indian to succeed in the Indian Civil Service Examination 1863. तो दोस्तों इसमें क्या पूछा है? सबसे पहले क्या हुआ? तो देख सकते हैं सबसे पहले ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट. 11th, with reference to educational institutes during colonial rule in India, consider the following pairs. इंस्टीट्यूशन और फाउंडर. संस्कृत कॉलेज एट बनारस. इसका टाइम पीरियड है दोस्तों 1891. ये बनाया था जोनाथन डंकन ने.
टू प्रमोट संस्कृत नॉलेज, टू प्रमोट संस्कृत नॉलेज। ये संस्कृत कॉलेज एट बनारस 1891, नहीं सॉरी दोस्तों 1791, ईयर मैंने गलत लिख दिया, 1791 में संस्कृत कॉलेज स्टेब्लिश हुआ। करा किसने? जोनाथन डंकन ने। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। दोस्तों अगर आपको याद हो तो जब हमने जेम्स प्रिंसेप के बारे में एक क्वेश्चन में देखा था, एक क्वेश्चन था कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है उनको डिसाइफर सबसे पहले किसने किया, तो जब हम जेम्स प्रिंसेप को पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि वो भी एसोसिएटेड थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो जर्नल था उसके वो एडिटर थे, फाउंडिंग एडिटर थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल के। तो ये 1784 है। कलकत्ता मदरसा, दोस्तों ये बिल्कुल सही है, वारेन हेस्टिंग ने इसको चालू किया था, इसका ईयर है 1781। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज चालू किया था उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेल्सली। अब ऑप्शन क्या दे रखा है? आर्थर वेल्सली, और मैं कह रहा हूं लॉर्ड वेल्सली। तो भाई क्या ये दोनों एक हैं? नहीं, लॉर्ड वेल्सली का पूरा नाम है रिचर्ड, लॉर्ड रिचर्ड वेल्सली, और ये है आर्थर वेल्सली। आर्थर वेल्सली और लॉर्ड रिचर्ड वेल्सली में क्या रिलेशन है? ये दोनों ब्रदर हैं, ये ब्रदर्स हैं, और ये बहुत ही उस टाइम के फेमस मिलिट्री लीडर थे, मिलिट्री कमांडर। मिलिट्री कमांडर थे। इसका टाइम पीरियड है 1800। जब 1800 में लॉर्ड वेल्सली गवर्नर जनरल थे उस टाइम आर्थर वेल्सली भी इंडिया में प्रेजेंट थे। आर्थर वेल्सली ने 1798-99 में जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। और आर्थर वेल्सली बहुत ही फेमस फिगर हैं इसलिए भी क्योंकि इन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट और इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। वो था 1803 का एंग्लो मराठा वॉर, और साथ में जो नेपोलियनिक वॉर्स हुई, नेपोलियन वाली वॉर, नेपोलियनिक वॉर्स जो यूरोप में हुई, कॉन्टिनेंटल यूरोप में हुई, उसमें इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया नेपोलियन को हराने में। तो आर्थर वेल्सली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। बाद में ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी रहे ट्वाइस, ट्वाइस ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। और ये बहुत ही फेमस मिलिट्री कमांडर थे, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि यूरोप में भी इन्होंने नेपोलियन के साथ कई लड़ाइयां लड़ी। नेपोलियनिक वॉर्स जो कि इनिशियल डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी में हुई उसमें भी इन्होंने ब्रिटेन की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया। और इंडिया में भी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर और जो 1803 में एंग्लो मराठा वॉर हुई थी उसमें भी इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में थोड़ा देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे रिचर्ड वेल्सली उन्होंने चालू किया था। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव वाज टू train the British administrators first in vernacular languages, second in the administration, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ट्रेन करना। इसमें कौन लोग आते थे? जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स या ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स जिनको सेलेक्ट करके 17, 18, 19 की एज में सेलेक्ट करके ब्रिटेन से इंडिया भेजा जाता था। लॉर्ड वेल्सली ने ऑब्जर्व किया, ये फील किया कि दे डोंट नो हाउ टू एडमिनिस्टर द एरियाज इन विच वी आर सेंडिंग देम। साथ ही साथ उनको वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का भी नॉलेज उतना अच्छा नहीं था। सो इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज को बनाया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज का ट्वाइस मैं बता रहा हूं, दो ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट टू ट्रेन द फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स इन द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड फॉर ट्रेनिंग इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। पर ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज बना इसको ओपन करने के लिए परमिशन नहीं ली गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से ब्रिटेन में। इस वजह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ना तो इसके लिए कभी कोई फंड दिया था और ना ही वो इसके सपोर्ट में थे। जब उनको पता लगा कि लॉर्ड रिचर्ड वेल्सली ने ये इनिशिएटिव लिया है तो दे फियर दैट द इनका ये जो
यहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि इनकी लॉयल्टी शिफ्ट हो जाए ब्रिटेन से केलकटा में जो गवर्नर जनरल है उसकी तरफ इन ब्यूरोक्रेट्स की लॉयल्टी शिफ्ट ना हो जाए। दे वांटेड के जो लॉयल्टी है ब्यूरोक्रेट्स की वो ब्रिटेन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ ही रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही रहे। सो इनिशियल डेज से इसको बंद करने के लिए, इसको क्लोज करने के लिए प्रेशर बना, और एंड में ये सिर्फ एक वर्नाकुलर लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट रह गया जब 1806 में हेलीबरी दोस्तों एक जगह है लंदन के पास, हेलीबरी में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने टू ट्रेन द फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हेलीबरी में ये खुल गया इंस्टीट्यूट, यहाँ पे ट्रेनिंग बंद कर दी गई, ये सिर्फ वर्नाकुलर लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए एक इंस्टीट्यूट रह गया, पर इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा वर्नाकुलर लैंग्वेज के प्रमोशन में। और वर्नाकुलर लैंग्वेज की जितने भी कल्चरल जैसे कि टेक्स्ट बुक्स हैं और जितनी भी उस टाइम पे अवेलेबल थी उसको इन्होंने उनको ट्रांसलेट किया वेस्टर्न लैंग्वेजेस में, और साथ ही वेस्टर्न लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट करने से इंडिया के जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्ट्स में जो इंडियंस रह रहे थे उनको भी फायदा मिला डिफरेंट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के जो लिटरेचर है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने। बाद में जब विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बने 1828 से 1835, तो उन्होंने इसके ग्रांट में और कमी कर दी बिकॉज ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ प्रमोशन ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थ्रू दिस कॉलेज। दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा, तो दोस्तों ये जो टाइम पीरियड है ना, ये 1781, 1791, 1784, इसमें बहुत काम हुआ इस दिशा में कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को पढ़ा जाए, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जो कि लिटरेचर है उस लिटरेचर को पढ़ा जाए, ताकि ये ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे उस टाइम पीरियड में, ये सोचते थे कि जब वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज और लोकल लिटरेचर को हम समझेंगे देन द कंपनी विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू गवर्न द लोकल पॉपुलेशन। ठीक है, मेन आइडिया ये था। तो गलती लोगों से इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे वेल्सली था और लोगों को रिचर्ड वेल्सली पूरा नाम नहीं पता था। तो इसमें थर्ड गलत है, फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, तो ओनली 2। ठीक है दोस्तों। इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा, स्वराज्य सेल्फ रूल, स्वराज्य सभा। आंसर है ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग इसका आंसर है। हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी दोस्तों किसने चालू करी थी, किसने एस्टेब्लिश करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने एस्टेब्लिश करी थी। ये भी सवाल अगर कभी आया तो मुझे एकदम दिखा दो, मुझे याद आ गया, मैं बता दूं। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1830 की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है फॉर द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न नॉलेज इन इंडिया, क्योंकि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पहला ऐसा चार्टर एक्ट है जिसमें एजुकेशन की बात की गई है। इसमें कहा गया कि कंपनी विल सेट असाइड मिनिमम ₹1,00,000 एवरी ईयर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न नॉलेज इन इंडिया, वेस्टर्न नॉलेज एंड साइंस इन इंडिया। पर दोस्तों इसमें लिख तो दिया, पर ग्राउंड पे करने के लिए, ग्राउंड पे हाउ टू इंप्लीमेंट दिस रूल, हाउ टू स्पेंड द ₹1,00,000, हाउ टू प्रमोट द वेस्टर्न नॉलेज इन साइंस इन इंडिया, इस पे कोई सहमति, कोई कंसेंसस ना होने की वजह से बहुत टाइम तक इस बारे में कोई काम नहीं हो सका। द मनी ₹1,00,000 मिनिमम जो कि सेट असाइड करनी थी फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन वेस्टर्न नॉलेज एंड साइंस इन इंडिया, उस पर कुछ काम नहीं हो पाया। तो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में फॉर्म की गई टू प्रपोज के हाउ टू यूज दिस फंड। फिर उसके बाद भी पर बहुत समय तक काम नहीं हो पाया, और आपको पता है कि फाइनली 1835 में जब मोकोले का मिनट आया तब जाके फाइनली डिसाइड हुआ हाउ टू यू प्रमोट द वेस्टर्न एजुकेशन या नॉलेज इन इंडिया। क्यों? क्योंकि एक कंट्रोवर्सी, ये जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनी, ये 10 लोगों की कमेटी थी जिसमें 5 लोग एक व्यू के थे, 5 लोग एक व्यू के थे। जो 5 लोग थे वो ओरिएंटलिस्ट थे और 5 लोग एंजलिस्ट थे। तो इस वजह से दे कुड नॉट रीच टू ए कंसेंसस के हाउ टू प्रोसीड,
हमने देखा ओरिएंटलिस्ट क्या थे, हमने इसके आई थिंक पिछले सवाल में ही देखा था, जब मैं बता रहा था कि 18th सेंचुरी के एंड में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो कोशिश कर रहे थे वर्नाकुलर लैंग्वेज और वर्नाकुलर लिटरेचर को समझने में, सो दैट दे कैन गवर्न इंडिया बेटर। तो ओरिएंटलिस्ट वो लोग हैं दोस्तों जो कह रहे थे कि द गवर्नमेंट फंड शुड बी यूज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ लोकल नॉलेज थ्रू वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल नॉलेज थ्रू वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, यानी कि जो भारत का नॉलेज है वो ही भारतीय भाषाओं में यूज करके ये नॉलेज यहाँ के लोगों को दी जाए। एंजलिसिस्ट का व्यू अलग था, एंजलिसिस्ट का व्यू था कि हम इस पैसे को जो सेट असाइड मनी है एजुकेशन के पर्पस के लिए, इसका यूज करें फॉर द स्पिरिट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये क्या कह रहे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज, और ये क्या कह रहे हैं, लोकल या ट्रेडिशनल नॉलेज, लोकल या ट्रेडिशनल नॉलेज थ्रू वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो दोस्तों इस कंट्रोवर्सी की वजह से बहुत समय तक डिसाइड ही नहीं हो पाया कि एजुकेशन क्या दी जाए, क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, व्हाट विल बी द सब्जेक्ट्स। इस वजह से 1835 तक इस पे काम नहीं हो पाया। पर इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया में इन तीनों ने, ये तीनों का रोल था, और ये तीनों ये स्टेप फाइनली कल्मिनेट हुई 1835 में मैकॉले के फेमस मिनट्स में। तो इसका ऑप्शन है 1, 2, 3। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, गलत, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को नहीं बल्कि ब्रिटिश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस टाइम जो ब्रिटेन में चल रहा था उसको प्रमोट करने के लिए फैक्ट्री मेड गुड्स को इंडिया में एक्सपोर्ट किया गया, और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को पे कई तरह के बैन लगाए गए, कई तरह के उसके लिए कोशिश की गई कि ये ना पहुंच पाए ब्रिटेन में, ताकि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो कि नेसेंस स्टेज में थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के, उसको पुश मिल सके। तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट सही नहीं है और कॉलोनियल माइंडसेट के भी अगेंस्ट है, ठीक है, तो ये गलत है। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, नहीं दोस्तों, जो 19th सेंचुरी है नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज नहीं, इंडिया में तो फैक्ट्रीज ही बहुत लेट में आई और उसमें भी इंडियंस का परसेंटेज बहुत कम था। ग्रोथ ये ब्रिटिश रूल का इकोनॉमिकली रिजल्ट नहीं है, वो तो कॉलोनियल रूल था, वो चाहते थे इंडिया को यूज करना एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड एज ए मार्केट ऑफ ब्रिटिश मेड फैक्ट्री गुड्स, तो ये गलत है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, और अगला है रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन। दोस्तों वर्ड है रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, नहीं, रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन ये रिजल्ट नहीं है, इसका ऑप्शन है सी, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि कमर्शियल क्रॉप्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी वेस्टर्न वर्ल्ड में एज ए रॉ मटेरियल फॉर फैक्ट्रीज, जो कि रिजल्ट था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। और दूसरा रीजन ये भी था कि जो रेवेन्यू डिमांड थी गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो गवर्नमेंट थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्नमेंट थी, वो प्रेशराइज करती थी, वो डिमांड करती थी कैश में, न कि काइंड में लैंड रेवेन्यू का, यानी कि हमें वो डिमांड करती थी कैश में। तो कैश में वो डिमांड करने की वजह से कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हुआ, क्योंकि कैश क्रॉप इजीली सेल हो जाती थी और जल्दी पैसा मिल जाता था बनिस्बत फूड क्रॉप के। तो ये ऑप्शन इसका सी है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द संथाल अपराइजिंग, संथाल अपराइजिंग हुई थी दोस्तों 1855-56 में, कहां हुई थी? राजमहल हिल, बिहार, और इसके दो भाई थे, कानो, सिद्धो, इन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड करी थी। दोस्तों हुआ ये कि जब बंगाल में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आया, तो उन्होंने रेवेन्यू जनरेशन के लिए जो ये इलाके थे, जनरली जो संथाल के इलाके थे, जो ट्रेडिशनली संथाल ट्राइबल इलाके थे, जहां पे ये रहा करते थे, जो कि
फॉरेस्ट लैंड था वहां पे भी एक्सपेंशन किया एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का यहाँ पे एक्सपेंशन करने की वजह से मनी लेंडर्स भी आए यहाँ पे और मर्चेंट्स भी आए, क्योंकि डिमांड कैश में की जाती थी। तो इस वजह से ये जो एक सर्कल बन गया जिसमें कि डेट ट्रैप में संथाल लोग फंस गए और इसके अगेंस्ट संथाल्स ने अपराइजिंग करी। किसके अगेंस्ट? जो आउटसाइडर थे, मनी लेंडर थे, एक तो उनके अगेंस्ट और दूसरा ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। तो after the Santhal uprising subsided, what were the measures taken by the colonial government? इसमें ऑप्शन, पहला ऑप्शन है टेरिटरीज कॉल्ड संथाल परगना वर क्रिएटेड। ये बिल्कुल सही है बात। 1880s में ये संथाल परगना क्रिएट किया गया, टेरिटरीज, ये सोच के कि इससे संथाल्स को लगेगा कि गवर्नमेंट इज रिएक्टिंग पॉजिटिवली टू देयर डिमांड, एंड उससे ये भी सोचा गया कि इससे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन स्टेब्लिश करने में मदद मिलेगी। सेकंड, इट बिकेम इलीगल फॉर ए संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू ए नॉन संथाल्स। ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ये जो हुआ था मैंने बताया था कि इसमें मेजर रीजन ये भी था कि जो आउटसाइडर आए थे, मनी लेंडर्स आए थे, वो संथाल के ट्रेडिशनल लैंड जो थे उनको डेट ट्रैप के कारण उनको अपने नाम पे ट्रांसफर कर रहे थे, जो भी एक रीजन था रिसेंटमेंट का। तो इन दोनों रीजन को हटाने के लिए ये इन रीजंस को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया। तो दोनों है बोथ 1 and 2। ही रोट बायोग्राफीज ऑफ मजीनी, गेरिबाल्डी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा। मजीनी और गेरिबाल्डी जो इटालियन यूनिफिकेशन हुआ था 18th सेंचुरी में, उसके दोनों प्रोमिनेंट फिगर थे। ये इटालियन नेशनलिस्ट थे। शिवाजी एंड श्री कृष्णा स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम एंड वाज आल्सो इलेक्टेड टू द सेंट्रल असेंबली। ही वाज। तो दोस्तों आपको पता है अरविंदो घोष ये नहीं है, क्योंकि अरविंदो घोष तो अमेरिका में ज्यादा दिन अमेरिका गए नहीं, वहां नहीं रुके। अरविंदो घोष ने तो जब रिटायरमेंट ले लिया था आफ्टर द 1908, तो वो मॉन्क का जीवन बिताने लग गए थे, सेंट का जीवन बिताने लग गए थे और पौंडीचेरी चले गए थे। विपिन चंद्र पॉल भी अमेरिका नहीं गए थे और मोतीलाल नेहरू के बारे में भी ये स्टेटमेंट सही नहीं है, और ना ही इन लोगों ने बायोग्राफीज लिखी है इन 4 लोगों को, और ना ही तो, और अरविंदो घोष तो कभी सेंट्रल असेंबली के मेंबर भी नहीं थे। ये ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, लाला लाजपत राय। दोस्तों एक बहुत ही फेमस मूवी आई थी अंबेडकर की बायोग्राफी, जिसमें ममूटी ने काम किया था। बाबा साहब अम्बेडकर की बायोग्राफी थी। उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें भी जब बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका में यूएसए में पढ़ रहे थे, तो वहां पे मूवी में भी दिखाया गया है, और ये सही बात भी है कि लाला लाजपत राय भी उस लाइब्रेरी में जाया करते थे और वहां पे वो BR अम्बेडकर से मिले। तो कभी कभी मूवीज भी काम आ जाती हैं। लाला लाजपत राय इज द राइट। मैं आपको बोलूंगा, अगर आप लोगों ने BR अम्बेडकर की बायोग्राफी नहीं देखी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी मूवी है और उसमें सब चीजें फैक्चुअल हैं। आपको कई चीजें मॉडर्न इंडिया के बारे में जानने को मिल सकती हैं। इसी तरह महात्मा गांधी के ऊपर जो रिचर्ड एटनबरो ने मूवी बनाई थी, वो भी गांधी मूवी, वो भी हिस्टोरिकली काफी एक्यूरेट है, वो भी देखी जा सकती है, उससे भी काफी आपको नॉलेज मिलेगी। 17. Which one of the following statements does not apply to the system of subsidiary alliance? दोस्तों ये लॉर्ड वेल्सली वही है जिनकी अभी बात हो रही थी, 1798 1805। रिचर्ड वेल्सली, लॉर्ड रिचर्ड वेल्सली। दोस्तों सब्सिडी लाइन सिस्टम क्या था? सब्सिडी लाइन सिस्टम ये था कि ये नेटिव स्टेट है और ये कंपनी है, कंपनी। तो इन दोनों के बीच एग्रीमेंट होगा और कंपनी बोलेगी नेटिव स्टेट को कि आपके फॉरेन रिलेशन और आपके डिफेंस की जिम्मेदारी कंपनी की, कंपनी विल टेक केयर ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस फॉर यू। आपको क्या करना है? नेटिव स्टेट को या तो कैश देना है और अपनी टेरिटरी, थोड़ा सा एक टेरिटरी का पार्ट देना है, एक टेरिटरी का पार्ट देना है, और इन एक्सचेंज ऑफ कैश और टेरिटरी कंपनी विल प्रोवाइड व्हाट ये तो देंगे नेटिव स्टेट, कंपनी क्या देगी? कंपनी विल प्रोवाइड आर्मी। This army will be stationed permanently in the capital of
नेटिव स्टेट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस विद इन नेटिव स्टेट। तो ये आर्मी ब्रिटिश आर्मी कंपनी की आर्मी है, नेटिव स्टेट में है, पर इसका खर्चा कौन दे रहा है? नेटिव स्टेट दे रहा है, पर इस पे कंट्रोल किसका है? कंपनी का। तो इसके द्वारा क्या किया गया? ब्रिटेन ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा, उस टाइम नेपोलियन वॉज ए राइजिंग पावर, द फ्रेंच पावर वॉज राइजिंग इन कॉन्टिनेंटल यूरोप एंड देयर वॉज ऑल्सो ए attempt by French or Napoleon to capture the Egypt. Egypt was a very important base for the ब्रिटिशर्स के लिए था, क्योंकि वहां से जाने का रास्ता था इंडिया पे। अगर ब्रिटेन से चला जाता इजिप्ट तो ये माना जाता कि इंडिया से भी उनका कंट्रोल चला जाता। इट वाज थॉट दैट इंडिया कुड बी अंडर डेंजर फ्रॉम द फ्रेंच थ्रेट। तो ये माना गया कि अगर फॉरेन अफेयर और फॉरेन रिलेशन और इनके डिफेंस की जिम्मेदारी ब्रिटेन ले लेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेगी, तो फर्स्ट दीज नेटिव स्टेट्स विल नेवर बी एबल टू फॉर्म एन अलायंस विद फ्रेंच, पहला फायदा। दूसरा फायदा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी रहेगी तो नेटिव स्टेट्स विल नॉट बी एबल टू प्रोटेस्ट और रिवोल्ट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी एक फायदा था। दूसरा, ये जो आर्मी थी इसकी अपकीप का खर्चा भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देना था, इसका खर्चा भी कौन दे रहा था? नेटिव स्टेट उठा रहा था, आइदर इन कैश और बाय गिविंग ए पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी, इट्स टेरिटरी टू द कंपनी। और इस टेरिटरी के रेवेन्यू से ही ये आर्मी का क्या हो रहा था? आर्मी का अपकीप रखा जा रहा था। तो अब ऑप्शन देखते हैं। टू मेंटेन ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस। सेकेंड, टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर। Third, to secure a fixed income for the company. Four, to establish British paramountcy over Indian state. क्या पूछा है? Which of one of the following statement does not apply? तो दोस्तों आपको पता है लार्ज आर्मी अदर के एक्सपेंस पे डिस्कस किया, नेपोलियन डेंजर से बचाने के लिए डिस्कस किया, ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडियन स्टेट हमने ये भी डिस्कस किया। तो क्या नहीं था? टू सिक्योर ए फिक्स्ड इनकम के लिए यूज नहीं किया गया था, बाकी कारणों के लिए यूज किया गया था, बाकी रीजंस की वजह से यूज किया गया था जो हमने मिलके डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर्स ऑफ हिंद मजदूर सभा एस्टेब्लिश्ड इन 1948? दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ बताने का नहीं है। ऑप्शन है इसका अशोक मेहता, जीजी मेहता, टीएस रामानुजन। ऑप्शन है इसका डी, बाकी वाले ऑप्शन सही नहीं है। के कामराज तो वैसे भी उस टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे कांग्रेस के, बाद में सीएम भी थे तमिलनाडु के, कामराज प्लान भी लाए थे। तो इसका आंसर है डी, इसमें ज्यादा कुछ बताने का नहीं है। जब हम तीभागा मूवमेंट डिस्कस किया था हमने 2013 का पेपर डिस्कस करते हुए, तो वहां भी हमने ऑल इंडिया किसान सभा डिस्कस किया था जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पीजेंट फ्रंट था। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का हमें थोड़ा याद रखना है, पीजेंट फ्रंट, लेबर ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी पूछे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह 1917 इन द स्टेट ऑफ बिहार? महात्मा गांधी ने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, बहुत ही फेमस है चंपारण सत्याग्रह। तो इसके ऑप्शन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह? ऑप्शन 1, एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स, स्टूडेंट्स एंड वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट। दोस्तों ऑल इंडिया नहीं था, बिहार के चंपारण में ही था, तो ये गलत। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया इन द नेशनल मूवमेंट, ये भी नहीं है, लोकलाइज मूवमेंट था। ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू द इंडियाज नेशनल मूवमेंट, और डी है ड्रास्टिक डिक्रीज। वर्ड क्या है? ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स। नहीं, ये इंडिया में थोड़ी ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ, ये इंडिगो फार्मर्स जो थे, ये चंपारण के जो इंडिगो फार्मर्स थे, इनके कुछ इश्यूज थे, उन इश्यूज को लेकर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। और ये लोकलाइज्ड मूवमेंट था, सिर्फ चंपारण के सराउंडिंग इलाके में, चंपारण इन द सराउंडिंग एरियाज ऑफ चंपारण में जो फार्मर्स थे उनको लेकर ये मूवमेंट था। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है रोल ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट। जो पीजेंट अनरेस्ट था चंपारण में, उसको इंडिया के नेशनल मूवमेंट से जोड़ा गया था, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। 13th क्वेश्चन, द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी।
बंगाल में 1757 में आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड देमसेल्फ एज ए मेजर फोर्स और स्टेपल कमोडिटीज और एक्सपोर्ट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल। दोस्तों इसके पहले भी दे वर ए मेजर फोर्स इन कॉमर्स, तो उसके पहले भी ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे थे 1757 के पहले भी। 18th सेंचुरी मिडिल की बात हो रही है, सेम टाइम पीरियड है, एक्सपोर्ट की कमोडिटीज की बात हो रही है। इसमें दोस्तों ऑप्शन है, आंसर है डी। इसमें ज्यादा समझाने का कुछ नहीं है, फैक्ट है। ऑयल सीड नहीं कर रहे थे, यहां से अगर आप करना चाहें, देखना चाहें। सिल्वर और गोल्ड तो इंपोर्ट कर रहे थे, क्यों क्यों बैलेंस करने के लिए, जो ट्रेड हो रहा था शुरू में, इसके पहले इसको बैलेंस करने के लिए बुलियन आ रहा था वेस्टर्न कंट्रीज से और इंडिया से चीजें जा रही थी। तो सिल्वर और गोल्ड भी नहीं है, यह आंसर इसका डी है। एंड ये जो बंगाल है ये कभी भी जिंक, लीड जैसे मेटल्स को नहीं भेजता। तो अगर हम एलिमिनेट भी करेंगे, एलिमिनेशन के मेथड से भी हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और अगर आपको याद है, अगर फैक्ट याद है, तो वैसे भी किया जा सकता है। 21 इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937। दोस्तों हमने डिस्कस किया था साइमन कमीशन, हमने ये भी डिस्कस किया था। साइमन कमीशन के बाद पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन आया, हमने ये भी डिस्कस हम कर चुके हैं कि उसके बाद गांधी ऋण पैक्ट हुआ, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और वहां भी एक पासिंग रेफरेंस मैंने दिया था कि उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब हम 1919 का एक्ट डिस्कस कर रहे थे, वहां पे भी हमने थोड़ा एक पासिंग रेफरेंस दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का में जो प्रोविजन थे उसमें बात हुई थी फेडरेशन इस्टेब्लिश करने की। फेडरेशन किस किस का होगा? ब्रिटिश इंडिया और नेटिव स्टेट्स का। ये हालांकि कभी भी फेडरेशन बन नहीं पाया जिस तरह से इनिशिएट हुआ था, क्योंकि नेटिव स्टेट्स की लेकर जो कंडीशन थी वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाई। उसके बाद अगली पॉइंट था कि जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में बांटा गया। फेडरल लिस्ट, इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट थे वो सेंट्रल उनके ऊपर लॉ बना सकता था। दूसरा था प्रोविंशियल लिस्ट, इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट थे उन पर प्रोविंस लॉ बना सकता था। तीसरा था कॉनकरेंट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट पे फेडरल मतलब सेंटर और प्रोविंस दोनों लॉ बना सकता था। इसके अलावा इसमें बोला गया कि जो सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं है, जो कि कहे गए रिजिडरी सब्जेक्ट, रिजिडरी पावर, उन सब्जेक्ट पे जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, उन सब्जेक्ट पे लॉ बनाने का राइट दिया गया गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को यह राइट दिया गया कि जो रेजिडरी पावर है वो गवर्नर जनरल के पास रहेगी। जो सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं है उसका लॉ बनाने का राइट गवर्नर जनरल को होगा। तो इसका ऑप्शन इन द फेडरल, इसका आंसर है सी, गवर्नर जनरल। रेजिडरी पावर वर गिवन टू गवर्नर जनरल। दोस्तों तो ये 2018 का डिस्कशन हमने आज देखा इन द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। किसी भी एक्सप्लेनेशन में आपको डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करें, वी विल ट्राई टू गिव द सुटेबल आंसर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।